नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपी टेट ग्रेड फर्स्ट में बायोलॉजी की क्लास करेंगे और यह बायोलॉजी का पार्ट नंबर 2 रहेगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करेंगे और सारे संभावित प्रश्न हैं। जैसे प्रीवियस ईयर 2019 में जैसे आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं लेवल के यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। क्या कि आप लोगों का बेहतरीन 120 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके बायोलॉजी से, इससे आपका 120 क्वेश्चन में से दोस्तों आपका जो है 80 प्लस क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। 80 से 85 नंबर कन्फर्म करना है, तभी यहाँ पे आपका सिलेक्शन की बात होती है, टीटी एग्जाम को फतेह की बात होती है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। और ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया गया था, जिसमें से पहला प्रश्न है कि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऑलरेडी यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दिया गया है, पहला पार्ट अवश्य देखिएगा। आइए जानते हैं आपका फीडबैक टॉप 20 में से क्या है। पहला प्रश्न आज की इस क्लास का प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लगभग सभी जानते हैं कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो स्रावित होता है वह किस ग्रंथि के द्वारा होता है, वह आपका कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, गोनेडोट्रोपिन्स प्रोटीन हार्मोन्स है जो कशेरुकियों में जो है पिट्यूटरी ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। दूसरा प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न यह है कि कियाजमेटा का निर्माण एक प्रमुख अभिलक्षण है डिप्लोटीन प्रवस्था का, पैकिटीन प्रवस्था का, जाइगोटीन प्रवस्था का, या डाइकाइनेसिस की बात करते हैं। तो आपका कियाजमेटा का निर्माण एक प्रमुख अभिलक्षण कहलाता है, किसका कहलाता है? डिप्टोलीन प्रवस्था का कहलाता है। डिप्टोलीन प्रवस्था में समजात गुणसूत्रों का अयुग्मन प्रारंभ होता है तथा प्रथम बार क्रियाजमेटा दिखाई देता है। क्रियाजमेटा वे बिंदु होते हैं जिन पर गुणसूत्र विनिमय होता है। क्या होता है? जिन पर गुणसूत्र विनिमय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर कसाब उपस्थित होते हैं? फ्लैगेला की बात करते हैं। तो कसाब जो है किस पर उपस्थित होते हैं? किस प्रकार के जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर जो है? क्या वह एक कसाबी है, उभय कसाबी है, गुच्छ है, या परिरोमी है? सभी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपकी सीरीज चल रही है और साथ ही साथ दोस्तों परीक्षा पर आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। परीक्षा पे टेस्ट सीरीज के लिए आपको वहाँ पे 1 साल की वैधता के साथ 499 की आपकी अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज की वैधता मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें अगर आप जायसवाल सर 50 कोड यूज करते हैं, क्या लिखना है? जायसवाल सर 50 कोड यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसमें 40% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी क्लासेज ऑलरेडी चल रही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस प्रकार की जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर कछाब उपस्थित होते हैं? तो वह हमारा होता है उभय कछाबी की बात करते हैं। जीवाणु कोशिका में साधारणतः 4 विभिन्न प्रकार के कछाबी अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली आपकी होती है एक कसाबी, दूसरी उभय कसाबी होती है, तीसरी होती है गुच्छ कसाबी, चौथी होती है परिरोमी। तो जिस प्रकार की जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर कसाब उपस्थित होते हैं वह कहलाता है उभय कसाबी की बात करते हैं। अगला, स्पर्श की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतान की गति क्या कहलाती है? निशानुकुंचन, स्पर्शानुवर्तन, कंपानुकुंचन, हेप्टोनेस्टी की बात करते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। स्पर्श की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतान की जो गति कहलाती है वह आपका कहलाता है स्पर्शानुवर्तन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? जीन स्पर्श अथवा संपर्क द्वारा उद्दीपन के प्रति गति अथवा वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टोसाइनिन में उपस्थित होता है कॉपर, आयरन, Ca, के। सभी लोग बताइए। तो प्लास्टोसाइनिन में जो उपस्थित होता है वह आपका कौन सा होता है? वह होता है Cu, कॉपर।
कॉपर युक्त प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? MOP आयंगर, FE फ्रिच, EJ बटलर या नॉर्मन बोरलॉग? सभी बताइएगा। तो हरित क्रांति के जो जनक कहलाते हैं आप सभी लोग जानते हैं, नॉर्मन बोरलॉग की बात करते हैं। 25 मार्च 1914, सितंबर 12, 2009 एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बोरलॉग नोबेल शांति पुरस्कार, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम तथा क्रॉन्सेग्नल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले मात्र 6 व्यक्तियों में से एक थे। इनको पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है जो भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है। अगला, मेढक में मेरु तंत्रिकाओं स्पिनल नर्व्स की जो संख्या होती है कितनी होती है? 10 जोड़ी, 30 जोड़ी, 12 जोड़ी या 33 जोड़ी होती है। तो मेढक में मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है दोस्तों वह आपकी कितनी होती है? 10 जोड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, मेढक में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं, मनुष्य में 12 जोड़ी होता है। मनुष्य में कितना होता है? 12 जोड़ी, लेकिन मेढक में 10 जोड़ी होता है। अगला प्रश्न है, पेशी संकुचन की आधारभूत जो इकाई है वह कोलेजन है, सर्कोमियर है, पट्ट है, मायोफाइब्रिल्स की बात करेंगे। पेशी संकुचन की जो आधारभूत इकाई कहलाती है वह आपकी कौन सी कहलाती है? वह कहलाती है सर्कोमियर। सर्कोमियर पेशी के सर्कोमियर पेशी के क्रॉस रेखित मायोफाइब्रिल की आधारी इकाई कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सागोपाम क्या कहलाता है? साइकस रियोल्यूटा कहलाता है, साइकस सर्सिनेलिस कहलाता है, साइकस पेक्टिनेटा कहलाता है, साइकस आपका रम्फाई कहलाता है। इनमें से जो सागोपाम कहलाता है, सागोपाम आपका साइकस रियोल्यूटा कहलाता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, शशक का दंत सूत्र क्या होता है? 2023/1023, 2133/2133, 1023/2023 या 2133/1023। देखिए, शशक का जो रैबिट का जो दंत सूत्र होता है वह आपको क्या कहलाता है? तो जो दंत सूत्र होता है 2033/1033/14, ये आपका दंत सूत्र होता है। 2033/1033। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। देखिए, शशक और रैबिट क्या होता है? शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, ठीक है, सर्वाहारी होता है। तो शशक जो रैबिट होता है वह क्या होता है? शाकाहारी होता है। इसके दांत जड़हीन होते हैं तथा निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, 5 जगत वाली वर्गीकरण पद्धति प्रतिपादित की थी किसने? RH व्हिटेकर ने, कोपलैंड ने, कार्लवीज ने या ई हेकल ने की थी। तो 5 जगत वाली वर्गीकरण पद्धति जो प्रतिपादित की थी, किसने प्रतिपादित की थी? RH व्हिटेकर ने प्रतिपादित की थी। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। और कब प्रतिपादित की थी? 1969 में, 1969 में जीवों के 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर प्रतिपादन किया था। और 5 जो जगत कहलाते हैं वे कहलाते हैं आपके दोस्तों मोनेरा, प्रोस्टिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेलिसनेरिया तथा जो हाइड्रिला है ये क्या है? जलोद्भिद आवृतबीजी है, मरुद्भिद आवृतबीजी है, समुद्भिद है या लवणोद्भिद आवृतबीजी है। तो जो आपके दोस्तों वेलिसनेरिया तथा जो हाइड्रिला कहलाता है वह आपका क्या कहलाता है? सभी लोग बताइएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा मरुद्भिद आवृतबीजी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जलोद्भिद वे पादप होते हैं जो अत्यधिक गीली मिट्टी में या जल में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबे हुए उत्पन्न होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, टिड्डे में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? ग्रासहोपर की बात करेंगे। XY प्रकार का, WZ प्रकार का, XO प्रकार का या इन सभी प्रकार का। तो टिड्डे में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह होगा XO प्रकार का। जी हाँ दोस्तों, XX/XO।
प्रकार का लिंग निर्धारण में मादा में लिंग गुणसूत्रों की 2 प्रतियां होती हैं। मादा में XX होता है। यहाँ O जो होता है द्वितीय लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। लिंग निर्धारण की यह विधि अनेक कीटों जैसे टिड्डे, झींगुर तथा जो गण होते हैं ब्लेटोडिया के तिलचट्टे इत्यादि यहाँ पे पाई जाती हैं। तो XO प्रकार की हम बात करते हैं। वलयकरण प्रयोग में निम्नलिखित में से किसे हटा दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, वलयकरण प्रयोग में किसे हटा दिया जाता है? केवल छाल को, फ्लोएम सहित छाल को, केवल फ्लोएम को, संपूर्ण संवहन ऊतक को हटा दिया जाता है। तो वलयकरण प्रयोग में किसे हटा दिया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं वलयकरण प्रयोग में फ्लोएम सहित छाल को जो है हटा दिया जाता है। वलय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हॉर्टिन ने किया था। जी हाँ, वलय का प्रयोग सर्वप्रथम हॉर्टिन ने 1837 में किया था। उन्होंने देखा कि जड़ के ऊपर से छाल के वलय को निकाल देने से तने का आधार वलय के ठीक ऊपर भोजन एकत्र होने के कारण फूल जाता है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि फ्लोएम की अनुपस्थिति में भोजन का नीचे की ओर स्थानांतरण रुक जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव के उद्विकास का सही क्रम क्या होता है? जी हाँ, मानव के उद्विकास का जो सही क्रम होता है वह आपको बताना है, और वह सही क्रम होता है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो सेपियंस। जी हाँ, पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपके स्क्रीन पर दी गई है जाति और काल अवधि, ये आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज कर अच्छे तरीके से। जहाँ पे जाति दी गई है, आपके साथ साथ काल अवधि दी गई है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। आवृत्ति बीजों में 7 कोशिकी तथा 8 केंद्र की संरचना होती है। भ्रूण कोश, तना, भ्रूण में या अंड उपकरण में होती है। देखिए, आवृत्त बीजों में 7 कोश की और 8 केंद्र की जो संरचना होती है दोस्तों, वह आपके भ्रूण कोश में होती है। जी हाँ, आवृत्त बीजों में पूर्ण विकसित समान प्रकार का मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश 8 केंद्रीय तथा 7 कोश की संरचना होती है। इसमें जो होता है बीजांडोरीय सिरे पर 3 कोश की और 2 के साथ साथ निभागीय सिरे पर 3 प्रतिपिंड कोशिकाएं तथा मध्य में 2 केंद्रकों वाली 1 केंद्रीय कोशिका होती है। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी है? जी हाँ दोस्तों, मृतोपजीवी आपका मोनोट्रोपा है, लारंथस है, सेंटेलम है या विस्कम है। तो मृतोपजीवी इसमें से बताना। तो सभी लोग जानते हैं मोनोट्रोपा। जी हाँ दोस्तों, मृतोपजीवी जो वह जीव होता है जो अपना पोषण कार्बनिक पदार्थों के स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त करता है, वह क्या कहलाता है? आपका मृतोपजीवी। तो मोनोट्रोपा की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक है? जी हाँ, सेकेंडरी पॉल्यूशन की बात करते हैं। CO2, SO2, NO2, H2O। इनमें से द्वितीयक जो प्रदूषक कहलाता है वह आपका कहलाता है NO2, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। द्वितीयक प्रदूषक जो होता है वायु, जल, मृदा में जो क्या होता है सीधे निक्षेपित नहीं होता है, बल्कि ये वातावरण में प्राथमिक या निक्षेपित रसायनों की रासायनिक क्रिया द्वारा संश्लेषित होता है। द्वितीयक प्रदूषक का सर्वोत्तम ज्ञात उदाहरण कुछ गैस हैं जो निचले वातावरण में प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संश्लेषित होती हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जटिल ऊतक है? दृढ़ कोशिकाएं, दारू, स्थूल कोण ऊतक या दृढ़ोतक की बात करते हैं। इनमें से आपका जो जटिल ऊतक कहलाता है दोस्तों, जटिल ऊतक जो होता है वह दारू कहलाता है। जाइलम की बात करते हैं। देखिए, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है जो साथ मिलकर
एक इकाई के भांति कार्य करती है। जल, लवण तथा संश्लेषित भोज्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण करती है। जटिल ऊतक दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो हम जाइलम की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि में विभिन्नताएं प्रदर्शित नहीं होती हैं? जनन में, विनिमय में, क्लोनिंग में या सहलग्नता की बात करते हैं। तो किस विधि में आपके प्रदर्शित नहीं होती विभिन्नताएं जो होती हैं? देखिए, जो विभिन्नताएं होती हैं दोस्तों, वह आपके जनन में होती हैं, विनिमय में होती हैं, सहलग्नता में, इन तीनों में प्रदर्शित होती हैं। लेकिन आपके क्लोनिंग में जो आपकी प्रदर्शित नहीं होती। क्लोनिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत अनुवांशिक समान व्यष्टिगत को सदृश समष्टियों का निर्माण होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा। एसिटाबुलम एक अवतल सतह है पेल्विस का, पेक्टोरल का, फेरामेन मैग्नम का या फेरामेन मोनेरो का। तो आपको बताना है, या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। तो ये आपके सेकंड पार्ट भी आपका बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का कंप्लीट हो चुका है। बाकी सभी पेडागोजी के 7 PM में हमारी लाइव क्लास होगी बाल विकास CDP की। तो लाइव क्लास को 7 PM में जुड़िए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, सिलेक्शन पाइए, बेहतरीन तरीके से MP-TET एग्जाम को क्रैक कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।